हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स कॉम्पिटेंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 12th मैथ्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक चैप्टर नंबर 2 होता है एनसीईआरटी के बुक से। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने को फंक्शन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या होता है फंक्शन, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, उसी का ही अपने को देखना है इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स एक वर्ड हमने और कहाँ सुना है, जब अपन मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे थे तो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन में होता है एक इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब होता है, जब वो इन्वर्टिबल होता है। ये की पॉइंट है, इसको मैंने पहले ही बताया था। आप ध्यान देंगे किसी भी चीज का इन्वर्स कब होता है, जब वो इन्वर्टिबल होता है। दैट मीन्स अगर अपन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ए इन्वर्स, तो क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर्मूला इसका होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अपॉन ए मतलब क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब वो उसका इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, वैसे ही यहां पर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने को फंक्शन में कॉन्सेंट्रेट करना है कि फंक्शन क्या होता है और किस टाइप के फंक्शन का यहां पर यूज करेंगे। फंक्शन के टाइप होते हैं 1 1, मैनी टू 1, ऑन टू, ये सारे अपन चीज बात करते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी वही होता है, जिस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है वो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आएगा, पहला चीज। दूसरा, फंक्शन के लिए क्या होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होने के लिए उस फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, उसको सॉल्यूशन के लिए, किसी ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स निकालने के लिए उसका 1 1 या ऑन टू होना जरूरी है। ये क्या होता है, ये फंक्शन का टाइप होता है। इसको समझते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या होता है अपन एक पढ़ते हैं। फंक्शन के लिए अपन अगर दो सेट लेते हैं, ठीक है, ये सेट x है और एक सेट y है। अगर इसके अंदर एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और यहां पर एक एलिमेंट है 7 8 9 10 सपोज। ठीक है, तो फंक्शन क्या बोलते हैं, एकदम बेसिक अपन समझ रहे, डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अपने को मीनिंग समझ आना चाहिए यहां पर क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलता है, अगर फंक्शन 1 का रिलेशन है 7 के साथ, फंक्शन के एलिमेंट 1 का रिलेशन है 7 के साथ, 2 का है 8 के साथ, 3 का है 9 के साथ और 4 का है 10 के साथ सपोज। ठीक है, तो ये एक फंक्शन कहलाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं, इसको अगर मैं आंसर बोलता हूं, सेट बी में जितने भी आंसर्स हैं उनके लिए कोई ना कोई क्वेश्चंस यहां प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब एक और समझते हैं। अगर यहां पर 11 रहता और ये इतना ही मैपिंग होता, ठीक है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होता। क्यों, 11 के लिए कोई क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं है। अगर ये मैपिंग पॉसिबल नहीं हो रही है किसी रीजन से और 11 के लिए कोई भी यहां पर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जो उसके साथ मैपिंग कर रहा है, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। तो पहला कंडीशन, सबसे नेसेसिटी कंडीशन क्या है, अगर कोई भी फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं तो सेकंड एलिमेंट में, मतलब इसको बोलते हैं अपन आउटपुट या रेंज, और इसको बोलते हैं अपन इनपुट या डोमेन। ठीक है, तो सारे रेंज आपका ऑक्यूपाइड होना चाहिए फंक्शन के लिए। अगर नहीं होता तो वो एक रिलेशन हो सकता है, रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में आपको मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, यहां पर 11 है और उसका मैपिंग नहीं हो रहा, तो ये एक रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन का पहला डेफिनेशन हो गया आपका कि सारे के सारे आंसर्स के लिए क्वेश्चन होना चाहिए। एक आध एलिमेंट यहां पर छूट सकता है, एक या एक से ज्यादा जो भी है वो यहां पर छूट सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर सारी आंसर्स ऑक्यूपाइड होना चाहिए, पहला चीज फंक्शन के लिए। अब अपन बात करते हैं 1 1 के लिए। तो ये आपका एग्जाम्पल 1 1 का ही है, नाम से आपको स्पेसिफाई हो रहा है 1 2 1, एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर, 1 2 1 1 2 1 एक, यह वैसा हो सकता है आपको। अगर 1 1 की बात करें, इसका टाइप होता है, टाइप ऑफ अ फंक्शन में 1 1 का बात करते हैं। यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 5 6 7। ठीक है, तो ये 5 के साथ हो गया, 2 7 के साथ हो गया, 4 6 के साथ हो गया। तो फंक्शन का डेफिनेशन को तो ये फॉलो कर रहा है कि सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड है, यहां पर कुछ छूट सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट एक ही के साथ ऑक्यूपाइड है। 1 5 के साथ है, 2 7 के साथ है, 4 6 के साथ है। तो ये एग्जाम्पल हो गया 1 1 का, पहला चीज। इसको और अच्छे समझने के लिए एक होता है आपका मैनी टू 1। मैनी टू 1, मैनी टू 1 में क्या हो जाएगा, फिर से 1 2 3 4 5 5 7, यहाँ 5 आ चुका था, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, कुछ भी अपन डमी समझ रहे हैं, सिर्फ 7 8 9 ये है। तो मैनी टू 1 में क्या होता है, नाम से इधर पहले वाला मैनी और वो जाएगा 1 में, 1 भी 7 से है, 3 भी 7 से है, 2 8 से है, 4 2 के साथ 9 है, 4 के साथ 9 है और 5 के साथ 8 है। तो इसमें दो एलिमेंट का एक आंसर है, मतलब 1 और 2 का जो आंसर है
वो आपके पास क्या मिल रहा है, 1 और 3 का जो आंसर है वो आपको मिल रहा है 7, ठीक है। फिर क्या किया हमने, 4 और 5 का जो आंसर है 2 और 4 का जो आंसर है 2 और 4 का जो आंसर है वो हमको मिल रहा है 9, ठीक है। और सिंपल 5 का आंसर है 8, ठीक है। आगे पीछे होगा, इसको समझेंगे अपन। तो यहां क्या रहा है, मैनी टू वन, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट का एक आंसर, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट का एक आंसर। सिंगल आंसर भी हो सकता है, इसमें तो कंपलसरी कि सिंगल होना ही है। यहां सिंगल के साथ डबल भी हो रहा है, मैनी टू वन, ये भी आपका एक पॉसिबल है। इसको क्यों समझा रहे हैं, ऑन टू के लिए, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में होता है कि यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जितने क्वेश्चन यहां पर प्रेजेंट हैं सबके लिए आंसर होना चाहिए, ये ऑन टू का डेफिनेशन हो गया। यहां पर 1 1 और ऑन टू कैसे डिफर कर रहे हैं, 1 1 में कोई एक एलिमेंट या एक से ज्यादा छूट सकता है, वो 1 1 की कैटेगरी में आ जाएगा। ऑन टू में क्या बोल रहा है कि जितने क्वेश्चन है उतने आंसर हो सकते हैं। अच्छा, अब ये 1 1 भी हो सकता है और मैनी टू वन भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 7 8 9। तो ये 1 और 2 7 से हो गया, 3 और 4 7 से हो गया, और 5 9 से हो गया, ठीक है। ये भी मैनी टू वन में ऑन टू है, ये भी ऑन टू है, ठीक है। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, यहां भी सारे क्वेश्चन एलिमेंट, अगर यहां पर मान लो 6 भी रहता और उसका कोई आंसर नहीं बन रहा है तो भी वो मैनी टू वन है। क्लियर, यहां पर एक आपको एलिमेंट आ गया 6, इसका कोई भी मैपिंग नहीं बन रहा है तो भी वो मैनी टू वन है। क्यों, क्योंकि मैनी से 1 वहां पर जा रहा है। ऑन टू में क्या बोल रहा है, ये 1 1 भी हो सकता है और मैनी टू वन भी हो सकता है। एक कंडीशन, जितने क्वेश्चन उतना आंसर, जितने क्वेश्चन उतना आंसर, चाहे कैसी मैपिंग हो, ठीक है। तो फिर से अपन बैक टू अपने उसमें आते हैं टॉपिक में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये बोलता है ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो 1 1 और ऑन टू होंगे उसका ही इनवर्स पॉसिबल है। 1 1 और ऑन टू मतलब क्या, सिंगल सिंगल होना चाहिए, जो ये वाला कंडीशन अपन ले सकते हैं, और ऑन टू में ये वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब सिंगल एलिमेंट का सिंगल एलिमेंट के साथ आंसर हो रहा है और सारे के सारे क्वेश्चंस का सारे के साथ आंसर है। ये 1 1 ऑन टू इस टाइप का फंक्शन आपका होना चाहिए। ये सारा चीज अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझने के लिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है, हमने साइन थीटा का ग्राफ पहले देखा हुआ है, एक बार और समझ लेते हैं। साइन थीटा का जो ग्राफ रहता है वो आपके कैसे आएगा, 0 में 0 रहेगा, फिर ये इस टाइप का इधर आएगा, और यही चीज यहां पर इस टाइप का इधर आएगा, ठीक है। ये आपका 0 है, यहां पर π/2 में आंसर 1 होता है, फिर ये पाई हो गया, इसकी वैल्यू 3π/2 है, यहां पर 2π है, ये चीज माइनस में इधर जाएगा, यहां पर ये है -π/2, ये है -π, ये है -3π/2 और ये है -2π। तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है कि साइन की वैल्यू अगर अपन 0 रख रहे हैं, या साइन की वैल्यू अपन पाई रख रहे हैं, या साइन की वैल्यू -π रख रहे हैं, या 2π या -2π, सारे के सारे में आंसर जो आ रहा है, सारे के सारे में आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 0, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू भी 0, साइन पाई की वैल्यू भी 0, -π भी 0, 2π भी 0, यहां पर देख रहे हैं ये 0 है, ये पाई में 0 है, ये 2π में 0 है, -π में 0, -2π में 0। तो क्या हो गया, मैनी टू वन हो गया। लेकिन मैनी टू वन आपका ये अलाउ करता नहीं है, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स हो रहा है तो वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। इस हिसाब से अगर अपन इस डायग्राम में जाएंगे तो साइन थीटा का इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये तो हम पढ़ते हैं कि साइन इनवर्स x पॉसिबल है। ये कैसे होता है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जितने भी डोमेन है, मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड में जो इनपुट रहता है वो डोमेन हो गया, राइट हैंड साइड में जो आउटपुट रहता है वो रेंज हो जाएगा। तो जितने भी डोमेन है इसको रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि इस वैल्यू के लिए सिर्फ यही आंसर होना चाहिए। यहां पर एक वर्ड आपका यूज हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब क्या, इस साइन के साइकिल में, इस साइन थीटा के साइकिल में ऐसी वैल्यू अपने को आइडेंटिफाई करना है जहां पर अलग x के लिए अलग y आंसर हो। यहां सारे x के लिए एक ही y आंसर है, अगर ये x और ये y है, सारे x के लिए एक ही आंसर आ रहा है, बहुत सारे को, सारे ही तो नहीं, जितने भी अलग अलग अपन वैल्यू लिए उसके लिए एक ही आंसर आ रहा है। तो अपने को इस ग्राफ में एक ऐसा कर्व या ऐसा पोर्शन कट करना है जहां पर अलग अलग x के लिए अलग अलग y आएगा। तो वो कहां से होगा, ये वाला अपन पोर्शन अगर समझते हैं, -π/2 से
प्लस पाई बाई 2 के वैल्यू में यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं वो y के लिए अलग अलग वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, यहां पर अपन समझ रहे हैं इसको, जितने भी आपके y के x के लिए एलिमेंट है उतने y के लिए एलिमेंट। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हो जाएगा इनपुट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में अगर इनपुट रखते हैं, ये डोमेन है आपका, और ये रेंज जो हो जाएगा वो आएगा -1 से +1, यहां से यहां तक। ऐसा क्यों लिए? यही एक ऐसा कर्व है, अभी फिलहाल के लिए यही एक ऐसा कर्व है जिसमें अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग y आ रहा है माइनस से और प्लस के साइन के साथ। ठीक है, अब अगर अपन मान के चलो 0 से पाई वाला कर्व लेते हैं, 0 से पाई वाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में जो भी आपका वैल्यू रहेगा उसके लिए y की वैल्यू जो है आपका सेम हो जाएगा। ये y का आपका ग्राफ है, y के लिए ये वाला पोजीशन और ये वाले पोजीशन में आंसर सेम हो जाएगा, तो ये नहीं ले सकते। लेकिन जो पोर्शन आपका यहां से यहां कट हो रहा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में, वही आपका 3 पाई बाई 2 से यहां पर 5 पाई बाई 2 में भी आ रहा है, वही आपका -5 बाई 2 से -3 पाई बाई 2 में भी आ रहा है। यही कर्व यहां पर भी रहेगा, सेम x के लिए सेम y, सेम x के लिए सेम y। तो इसी पोर्शन को क्यों ले रहे हैं, तो इसको अपन मान, यहां पर भी सेम आंसर है, ये भी आपका जस्टिफिकेबल है, ये भी आपका जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन इस वाली चीज को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये आपका पहला टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ठीक है, तो इनवर्स अपन क्या बोले हैं कि जो 1 1 ऑन 2 हो सकता है वही हो सकता है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमने एक एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यहां से लेकर यहां तक में सारे अलग अलग x के लिए सारे अलग अलग y है, जो आपका ये 1 1 ऑन 2 को जस्टिफाई करता है। एक x के लिए एक y, माइनस पाई बाई 2 में -1, आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग वैल्यू, और पाई बाई 2 में +1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। इनवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाता है, जो उसका रेंज रहता है वो डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन है वो रेंज हो जाता है, और इसका पूरा ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला आपका जो साइन है, साइन का ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, यहां पर 0 कट करना जरूरी है। ठीक है, इसको समझेंगे अपन क्या होता है। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा और रेंज जो है वो डोमेन हो जाएगा। तो ये आपका साइन इनवर्स x के लिए डोमेन और रेंज निकलेगा, जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसी टाइप अपन कॉस का देखेंगे ग्राफ से, tan का देखेंगे। ठीक है, अलग अलग ग्राफ में अलग अलग रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू के साथ अपने को प्रिंसिपल वैल्यू मिलती जाएगी। ओके, सो साइन थीटा के बाद अपन डिस्कस करते हैं कॉस x के बारे में। ठीक है, हमने ग्राफ बना के रखा है पहले इसको समझने के लिए। कॉस का क्या होता है, कॉस 0 पे वैल्यू 1 होती है, हमने 10 में पढ़ा है 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1, 30 में कितना हो जाता है, उसका उल्टा हो जाएगा आपका √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, ये पूरी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, उसके हिसाब से यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपकी वैल्यू cos π/2 में सीधा 0 आ गया, फिर ये आएगा आपका पाई में। ठीक है, निगेट -1, फिर ऊपर जाएगा 3 π/2 में, ये रहेगा सेम चीज़ है, माइनस में भी जाते रहेगा पूरा आपका। क्लियर, यहाँ पर आपका ये -1 रहेगा और ये +1 रहेगा। कॉस का आपका यहाँ से चालू होगा कर्व ऐसा जाएगा और इसका उल्टा जाएगा। फिर से वही चीज़ अपन बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू का क्या हो जाएगा, कॉस में आपको एक ऐसा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन देखना है जिसकी अलग अलग x के लिए अलग अलग y की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अपन देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का, 0 से पाई का अगर अपन बात करें ग्राफ में, यहाँ से ये यहाँ तक। ठीक है, अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग y है। यहाँ पर मैंने आपको साइन में बताया है कि प्रिंसिपल वैल्यू में क्या हो जाता है, किसी भी एक पोर्शन को आपको कट करना है, या ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इधर से आगे और जाएगा वो भी ले सकते हैं, लेकिन अपन स्टार्ट करते हैं सेंटर पॉइंट से, जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांच है ये। ठीक है, कॉस थीटा के लिए। और कॉस इनवर्स में यही चीज क्या हो जाएगा, इसका पूरा रिवर्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल आपका वर्टिकल हो जाएगा, कॉस इनवर्स x में ये आपका y में चले जाएगा, और ये आपका 0 से यहाँ पर आपको 1 बनाना है, ये इस टाइप का ऐसा बनेगा और ये इस टाइप का ऐसा बनेगा। ठीक है, सारी वैल्यू सब पलट जाएगी। तो यहाँ पर हमने चार्ट बना के रखा है, इनवर्स फंक्शन क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, उसके डोमेन क्या होंगे और उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा। डोमेन और रेंज क्लियर है सबको। डोमेन मतलब इनपुट, जो वैल्यू हम रख रहे हैं, कॉस की वैल्यू रखेंगे अपन 0 डिग्री, आंसर आएगा 1। कॉस की वैल्यू रखेंगे अपन पाई डिग्री, ठीक है, आंसर आएगा यहाँ पर 0। कॉस की वैल्यू रखेंगे अपन π/2, यहाँ पर आंसर आएगा आपका π/2 में 0, पाई में सॉरी, यहाँ पर आपका ये है पाई।
यहाँ पर -1, ठीक है, इस टाइप की चीजें आपकी रहेगी। तो जो वैल्यू अपन रख रहे हैं दैट इज इनपुट इज डोमेन, जो आंसर आ रहा है वो रेंज जाएगा। इनवर्स में क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। तो यहां पर अपन क्या देख रहे हैं, कॉस की वैल्यू अगर प्रिंसिपल वैल्यू में 0 है तो आंसर -1 आएगा, यहां पर दिख रहा है आपको, और पाई में आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हमने बनाया है। साइन के लिए क्या होता है, कॉस के लिए क्या होता है। अच्छा, कॉसेक थीटा क्या पता है हमको, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin होता है। तो ऐसी सारी वैल्यू जिसमें साइन की वैल्यू 0 होती है उसको हटा के बाकी सारा प्रिंसिपल वैल्यू इसमें आएगा। यहां पर अगर अपन देखें कॉसेक में, वो सारी वैल्यू जो साइन में रहती है एक्सेप्ट 0। क्यों, अगर यहां पर साइन की वैल्यू 0 आ गई तो 1/0 इज इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सेम चीज आपका सेक में रहता है, वो सारी वैल्यू जिसमें आंसर आपका 0 आता है, cos π/2 में 0 आता है, तो π/2 को उस सेट से एलिमिनेट कर देंगे, बचा हुआ पूरा आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जो डोमेन रखने से आएगा। डोमेन में भी सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1, जिसको रख सकते हैं उसको हटा देंगे, जो आ सकता है उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आने वाले एक्सरसाइज में अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का 2.1 में पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले लगने वाले हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। ये पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है। अपन पहले फॉर्मूले डिस्कस करते जाएंगे, कौन सा फॉर्मूला आपको किस किस एक्सरसाइज में लगते जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कि क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉसिबल हो पाया, कहां पर उसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेना है, फंक्शन क्या डिफाइन करता है कि 1/1 होना चाहिए कि नहीं। ये सारा चीज आपने अपन डिस्कस किया है आज। अगर आपको कहीं भी डाउट है वीडियो पॉज कीजिए, एक बार इसको नोट्स बनाइए, फिर से प्ले करके देखिए। आगे आने वाले वीडियो में अपन 2.1 से एनसीईआरटी सॉल्यूशन चालू करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।